मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के अध्याय 3 को लेकर आंकड़ों का संगठन, इसका पार्ट 1 हम देखेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था आंकड़ों का संग्रहण या एकत्रीकरण कैसे करते हैं। इसी के अंतर्गत हमने जनगणना एवं प्रतिचयन विधियां भी सीखी थी और इनमें अंतर भी देखा था। आज हम देखेंगे आंकड़ों का संगठन की प्रस्तावना, परिष्कृत आंकड़े अपरिष्कृत आंकड़े, आंकड़ों का वर्गीकरण, चर, इसके अंतर्गत संतत एवं विविक्त चरों का हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आंकड़ों का संगठन एक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी समस्या से संबंधित समंक या जिनको हम आंकड़े भी कहते हैं, उनको एकत्रित करने के बाद यह आवश्यक होता है कि उन्हें व्यवस्थित किया जाए। प्रारंभिक रूप में एकत्रित अथवा संकलित समंकों को समझने योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को समंकों का व्यवस्थितीकरण कहते हैं। यहाँ व्यवस्थितीकरण या वर्गीकरण से आशय है कि जब कोई भी शोधकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है तो वो अव्यवस्थित रहते हैं या अवर्गीकृत रहते हैं, तब उन आंकड़ों को हमें व्यवस्थित करना होता है। हम व्यवस्थितीकरण या वर्गीकृत उनको इसलिए करते हैं ताकि हम उनसे आगे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, सांख्यिकी विश्लेषण के योग्य बना सकें। इसे हम और भी अच्छे से एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। कबाड़ी आपसे विभिन्न चीजों को खरीदता है और उन लोगों को बेच देता है जो इनका पुनः चक्रण करते हैं। पुनः चक्रण यानी गलाकर किसी दूसरे उपयोग में लेते हैं। यदि कबाड़ी बहुत सा सामान इकट्ठा करता जाता है और व्यवस्थित नहीं करता, जिस प्रकार से चित्र में दिखाई दे रहा है कि कबाड़ी ने बहुत सारा सामान खरीदा और उसको इकट्ठा रख लिया, अब वह परेशान हो जाता है कि यदि किसी के द्वारा उसे खरीदा जाना है, किसी के द्वारा उसको सामान दिया जाना है, तो वह अपने सामान को इस तरीके से अव्यवस्थित देखकर बहुत परेशान हो जाएगा और जो सामान उसे दिया जाना है वह नहीं ढूंढ पाएगा। तो अब उसे व्यापार चलाने में बहुत मुश्किल हो सकती है। इसे सरल बनाने के लिए, जैसे दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा है, वह अपने सामान को अलग अलग व्यवस्थित करता है। जैसे कागज हैं, पुट्ठे आदि, उनको रस्सी से बांध कर रख देता है एक तरफ, कांच की शीशी आदि को एक तरफ रख सकता है या बोरे में रख सकता है। इसी प्रकार से अन्य धातु के सामान जैसे लोहा, पीतल, तांबा, इन सबको छांट कर वो अलग अलग रखता है। कबाड़ी यदि उन्हें विभाजित करके व्यवस्थित इस तरीके से रखता है तो इसके पश्चात उसे खरीदारी की मांग पर उस सामग्री को खोजने में आसानी हो जाती है। यहाँ एक तरफ अव्यवस्थित सामान है, दूसरी तरफ व्यवस्थित। इसे ही हम अव्यवस्थित या अपरिष्कृत भी कहते हैं और जो व्यवस्थित हुआ सामान है उसे हम परिष्कृत या वर्गीकृत भी कहते हैं। एक और उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल की लाइब्रेरी होती है, यदि ये इस तरीके से व्यवस्थित ना हो और यदि हमें किसी विशेष विषय की पुस्तक चाहिए, मान लीजिए हमें इतिहास की पुस्तक चाहिए, तो इस तरीके से यदि जमी ना हो, पुस्तक व्यवस्थित ना हो, वर्गीकृत ना हो, तो उन्हें ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होगी, बच्चों को भी दिक्कत होगी और शिक्षक को भी दिक्कत होगी। तो स्कूल की लाइब्रेरी में उन पुस्तकों को व्यवस्थितीकरण के द्वारा इस प्रकार से जमाया जाता है, अलग अलग विषय की अलग अलग पुस्तकों को बहुत ही व्यवस्थित करके जमाया जाता है ताकि किसी विशेष विषय की पुस्तक को आसानी से लिया जा सके। यह कन्या महाराजपुर की ही लाइब्रेरी है। अब वर्गीकरण से हमारा समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। तो वर्गीकरण का तात्पर्य वस्तुओं को वर्गों में किसी खास आधार पर व्यवस्थित करना होता है, इसे ही हम वर्गीकरण कहते हैं। अब चूंकि अर्थशास्त्र में समंकों का अध्ययन किया जाता है, तो एक उदाहरण जैसे कि किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा गणित के प्राप्त अंक हैं ये, तो ये अंक किसी भी प्रकार से यदि लिखे हुए हैं, व्यवस्थित नहीं है, ये व्यवस्थित कब कहलाएंगे? या तो ये घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो या वर्गवार इनका विभाजन किया जा सके। तो ये अव्यवस्थित अंक हैं यदि इन अंकों में से हम किसी विशेष श्रेणी के, मान लीजिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी या किसी भी सर्वोच्च अंक को हम देखें,
तो हमें बहुत ही दिक्कत होगी। तो 100 छात्रों के अंक, यदि 1000 छात्रों के अंक होंगे तो और भी ज्यादा दिक्कत होगी, बोरिंग काम होगा, आसानी से हमको नहीं प्राप्त होंगे। तो इन अव्यवस्थित आंकड़ों को हम यदि व्यवस्थित कर लें, या तो बढ़ते क्रम में जमा लें या घटते क्रम में जमा लें, या इनको वर्गवार वितरित कर दें। वर्गवार यानी जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कितने छात्रों के, तो इसको हम बारंबारता के अंतर्गत आगे भी देखेंगे। तो इन अव्यवस्थित आंकड़ों को, समंकों को यदि हम व्यवस्थित कर लें तो हम किसी विशेष उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही वर्गीकरण है कि एकत्रित समूहों को, समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, विशेषता कोई भी विशेषताएं हो सकती हैं। यदि समंक है तो उनको श्रेणी के आधार पर रख सकते हैं, कोई सामान है तो उनको धातु कागज के आधार पर। तो सांख्यिकी में समंकों का अध्ययन किया जाता है, तो समंकों में समानता या असमानता के आधार पर, या ऊंचाई है तो अलग अलग कद के आधार पर, तो कोई भी विशेषता हो सकती है। तो एकत्रित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों व समूहों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के उद्देश्य भी हम देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है तथ्यों का सरलीकरण। तो कठिन व बिखरे हुए तथ्यों को सरल व तर्कयुक्त रूप में प्रस्तुत करते हैं ये वर्गीकरण। फिर दूसरा है तथ्यों को तुलनीय बनाना। तो अस्त व्यस्त आंकड़े होते हैं, यदि उनको हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो उनसे आपस में हम आसानी से तुलना भी कर सकते हैं। फिर है आंकड़ों की उपयोगिता में वृद्धि। इससे सांख्यिकी तथ्य की उपयोगिता में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि एक समान आंकड़े अलग अलग रखते हैं, यानी समानता या असमानता के आधार पर, समान गुण वाले या असमानता के आधार पर, जिस भी आधार पर हम इनको विभाजित करें तो एक ही प्रकार के आंकड़े एक साथ रखे जाते हैं। तो इनसे हम उस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। फिर है वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना। वर्गीकरण करने के पश्चात की प्रक्रिया होती है सारणीयन, यानी सारणीयन के अंतर्गत समंकों को प्रस्तुत किया जाता है सारणी में। पहले वर्गीकरण होता है, उसके पश्चात सारणीयन, यानी सारणीयन के लिए ये आधार प्रस्तुत करता है। तो वैज्ञानिक तरीके से हम इसको आधार के रूप में ले सकते हैं वर्गीकरण को। वर्गीकृत आंकड़ों को पश्चात ही हम आंकड़ों को सारणी में प्रस्तुत करते हैं। तो सारणीयन के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद है आंकड़ों को आकर्षक बनाना। यदि अव्यवस्थित है आंकड़े तो वो हमें अव्यवस्थित जो है वो अच्छे नहीं दिखते, या सामान भी देखें तो वो अच्छा नहीं दिखता। उसी सामान को यदि व्यवस्थित करें तो बड़ा सुंदर लगता है, वो आकर्षक लगता है। इसी प्रकार से यदि समंक है तो वह समंक यदि हम वर्गीकृत कर लें, व्यवस्थित कर लें तो वो ज्यादा आकर्षक लगते हैं। इसके पश्चात है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों के वर्गीकरण को हम 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 आधार पर। कालानुक्रमिक वर्गीकरण, स्थानिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण और मात्रात्मक वर्गीकरण। कालानुक्रमिक वर्गीकरण, जब आंकड़ों को समय के आधार पर, समय अर्थात काल, शब्द में ही आशय छुपा हुआ है। जब आंकड़ों को समय के आधार पर या काल के आधार पर, जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे, समय, ये सब समय को लेकर है, तो इनके आधार पर वर्गीकृत किया। तो जब ये वर्गीकरण किया जाता है तो इनको पहले हम आरोही या अवरोही, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम, किसी भी प्रकार से बढ़ते या घटते क्रम में इनको हम जमाते हैं। और कालानुक्रमिक के अंतर्गत समय के आधार पर जब इनको हम वर्गीकृत करते हैं तो वो कहलाता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, तो यहाँ वर्ष लिए गए हैं, 51 से लेकर 2011 तक के आंकड़े हैं। तो ये वर्ष के आधार पर हम माह भी ले सकते हैं, सप्ताह, दिन, घंटे, और यहाँ पर जनसंख्या ली हुई है। तो जिससे भी संबंधित आंकड़े होंगे उनको हम समय के आधार पर यदि हम वर्गीकृत करते हैं तो वो कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहलाता है। इसके पश्चात है स्थानिक वर्गीकरण। स्थानिक वर्गीकरण, जब आंकड़ों को भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, भौगोलिक स्थितियों में देश, राज्य, शहर, गांव, कस्बा या किसी भी स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो कहलाता है स्थानिक वर्गीकरण। इस तालिका में विभिन्न देश लिए हुए हैं, कनाडा, चीन, फ्रांस, इसकी जगह हम कोई भी शहर ले सकते हैं, गांव ले सकते हैं, गेहूं की उपज दी हुई है। तो संबंधित जो समंक होते हैं उनको किसी भी इस भौगोलिक स्थिति के अनुसार, किसी भी देश, स्थान, शहर आदि के अनुसार हम इनको जब विभाजित करते हैं, बांटते हैं या वर्गीकृत करते हैं तो वो स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। इसके पश्चात है गुणात्मक वर्गीकरण।
तो जब आंकड़ों को उनकी कोई विशेषता या गुण, जैसे लिंग, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति, अन्य अन्य चीजें भी हो सकती हैं, तो इसके आधार पर जब वर्गीकृत किया जाता है तो वो कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण। जैसे यहाँ जनसंख्या ली हुई है, फिर जनसंख्या को पुरुष और स्त्री में विभाजित किया गया, पुरुष विवाहित अविवाहित, स्त्री विवाहित अविवाहित, विवाहित के बाद हम साक्षर निरक्षर भी ले सकते हैं, कद के अनुसार ले सकते हैं, उनकी आय के आधार पर ले सकते हैं, तो यहाँ समअंक भी आ सकते हैं, उनकी अंक भी आ सकते हैं, संख्याएं भी आ सकती हैं। तो सांख्यिकी में चूंकि समअंकों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन काहे से संबंधित संख्याएं हैं ये, तो उनको तो हमें बताना होगा। तो जब गुण या विशेषता के आधार पर जब वर्गीकृत किया जाता है तो वो कहलाता है गुणात्मक वर्गीकरण। इसके पश्चात हम देखेंगे मात्रात्मक वर्गीकरण। जब आंकड़ों को उनकी मात्रा या संख्या, जैसे आय, ऊंचाई, भार, प्राप्तांक, इन सबको हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, तो जब उनकी मात्रा या संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वो कहलाते हैं मात्रात्मक वर्गीकरण। 100 छात्रों के गणित के प्राप्तांकों का बारंबारता वितरण, ये वही अव्यवस्थित आंकड़े हैं, इनको व्यवस्थित किया गया है। ये देखिए वर्ग के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जैसे 0 से 10 से लेकर अंतिम 90 से 100 तक लिए हुए आंकड़े। जैसे 0 से 10 के बीच ये एक अंक है, यानी एक बच्चे के अंक आए 0 से 10 के बीच। फिर 10 से 20 के बीच में 8 बच्चों के अंक आए, तो हमने बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जमा लिया, उसके पश्चात हमने गिने कितने के बीच कितने बच्चों के अंक आए, तो इसे हम बारंबारता कहते हैं। इसके हम आगे अध्याय में भी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये मात्रात्मक वर्गीकरण किया गया है। आगे हम देखेंगे चर, संतत एवं विविक्त चर। पहले हम चर से आशय देखेंगे। तो चर से आशय जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है वो चर। चर जो है वो बीज गणित में प्रयोग होता है, वेरिएबल भी जिसे हम कहते हैं, जिनका कोई मान होता है। किसी भी वस्तु या घटना के गुणों का जब हम मापन करते हैं तो वो चर कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे व्यक्ति की आयु, इसका मापन किया जा सकता है, लेकिन यदि हम कोई गुण देखें, जैसे बेईमानी देखें या कुछ ऐसी विशेषता देखें जिसका कि अंकों में मापन नहीं किया जा सकता, तो वो चर नहीं कहलाएंगे। चर जो होते हैं जिनका कि मापन किया जा सकता है वो चर कहलाते हैं। इसको हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे 50 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो 50 रुपए उसकी फिक्स है कि 50 रुपए तो उसको प्राप्त होंगे ही। लेकिन होटल में यदि और ग्राहक आते हैं, वो ग्राहक उसे टिप्स दे जाते हैं, तो वो तो परिवर्तित होती रही, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, इस तरीके से था। तो उसकी जगह हम मान x के रूप में ले सकते हैं। तो x जो है वो चर हो गया। क्यों है गया चर? क्योंकि x का मान जो है वो बदलता रहेगा। तो मान लीजिए एक ग्राहक आया, उसने उसको 10 रुपए दिए, तो x की जगह हम 10 रख सकते हैं। तब उसकी आय 50 तो उसकी स्थिर आय है, तो 50 और 10 उसके बराबर उसको कितने मिल गए? 60 रुपए मिल गए। अब यदि दूसरा ग्राहक आता है, उसे 20 रुपए दे जाता है, तो x का मान हो जाएगा 20, तब उसको 70 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। तो चर जो है होता है वो परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ तो x लिखा हुआ, x की जगह हम ABCD भी लिख सकते हैं। तो फिर से देखेंगे इसकी परिभाषा कि चर से आशय जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा जिन्हें किसी इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है वो कहलाते हैं चर। चर दो प्रकार के होते हैं, संतत चर और दूसरा विविक्त चर। संतत चर देखेंगे, ये वे चर होते हैं जो मापदंड की इकाइयों में होते हैं और अपने वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। इन्हें भिन्नात्मक, वर्गमूल, दशमलव आदि के रूप में लिखा जा सकता है। ये किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं। इनके मानों को अनंत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनके उदाहरण भार, समय, दूरी आदि। तो जैसे लिखा हुआ भिन्नात्मक, वर्गमूल, दशमलव, या पूर्णांक के रूप में भी हम कह सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये अंक भी संतत चर होंगे। भिन्न के रूप में संख्याएं यदि 1/2, 2/3, 3/4 या 5/10 ये भी होंगे। वर्गमूल के रूप में भी दे सकते हैं, वर्ग 2, वर्गमूल 2 या 9, तो वो ही हो सकते हैं। दशमलव के अंक भी दे सकते 7.4, 1.414, तो जितनी भी दशमलव वाली संख्या है वो भी चर, संतत चर कहलाएंगी। अब हम यदि देखें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कद, मान लो 90 से 150 के बीच में व्यक्ति का कद बढ़ रहा है, 90 से 150 सेंटीमीटर तक यदि किसी व्यक्ति का कद बढ़ता है, तो इसके बीच के सभी अंक, सभी मान हो सकते हैं।
90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। इसके साथ ही दशमलव वाली संख्याएं भी हो सकती है, 90.85, 102.34 या 149.99। यानी जो पूर्णांक नहीं है वे भी संतत चर कहलाएंगे। इनको अनंत श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो ध्यान रखना है हमें कि संतत चर के अंतर्गत जिनको कि विभिन्न इकाइयों में मापा जा सकता है, वे हो सकते हैं भिन्न, वर्गमूल, दशमलव। यानी इनको हम कल्पित मान में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। इनको अनंत श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे विविक्त चर। तो विविक्त चर ये वे चर होते हैं जिनका कोई निश्चित मान होता है। इनके मान केवल परिमित उछाल से बदलते हैं। यह उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परंतु इनके बीच में कोई मान नहीं आता। परिमित, परिमित यानी होता है फाइनाइट जिसे हम कहते हैं, या सीमित या नियत निश्चित। तो इसमें पूर्ण संख्याएं नहीं होती, ये बदलेंगे तो निश्चित संख्याओं से ही बदलेंगे। जैसे हम कह सकते हैं 25, कोई संख्या है 25, तो 25 यानी 25 ही होगी। और यदि हम 26 बोल रहे हैं तो 26 यानी 26, यानी परिमित उछाल से बदल रही, 25 से सीधे जा रही है 26। इसके बीच का अंक यदि हम देखें, मान लो 25.5 नहीं होगा, किंतु अब हम यदि मान लो ये सोचें कि विविक्त संख्या भिन्न में नहीं होंगी, तो अपन ने जैसे शुरू में देखा था कि इन्हें किसी इकाई से मापा, जैसे x की जगह अपन ने देखा चर का मान x की जगह आता है, तो हम यदि हम कहें कि x के स्थान पर भिन्न नहीं हो सकता, तो ये कहना गलत है। तो विविक्त चर के अंतर्गत यदि हम भिन्न में भी मान रख सकते हैं, तो भिन्न का मान भी यदि मान लो 1/6 है, भिन्न में यदि हम देखें विविक्त चर 1/6 है। अब 1/6 से यदि हम बदल सकते हैं, तो मान लीजिए 1/32 बदल रहा, तो 1/6 से सीधा 1/32 ही होगा, 1/32 ही होगा। लेकिन इसके बीच का कोई मान हम नहीं ले सकते, 1/6 या 1/32, इसमें बीच का मान नहीं होगा। ये एक मान से दूसरे मान में ही बदलते हैं, इनके बीच में कोई मान नहीं आता, तो वो कहलाते हैं विविक्त चर। इसके पश्चात हम कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ कि वर्गीकरण सूचित करता है, तो समंकों की समानता, समंकों की असमानता, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अपन ने शुरू में देखा था कि वर्गीकरण किसी भी खास विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कोई भी गुण है तो वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे हमने देखा था वैवाहिक स्थिति, तो विवाहित और अविवाहित, तो किसी भी समानता या असमानता के आधार पर इनको हम विभाजित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वर्गीकरण, कोई भी विशेषता के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा सी, दोनों। यानी वर्गीकरण के अंतर्गत समंकों को समंकों की समानता के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं और असमानता के आधार पर भी। दूसरा प्रश्न है कालानुक्रमिक वर्गीकरण में आंकड़े निम्न आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण हमने क्या देखा था, जिनको कि समय के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो समय के आधार पर जो विभाजित किया जाता है वो कालानुक्रमिक वर्गीकरण कहलाता है। इसका उत्तर होगा सी, समय। एक गुणात्मक वर्गीकरण देखा था, वो गुण के आधार पर, स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण देखा था, और एक और देखा था हमने मात्रात्मक वर्गीकरण। तो कालानुक्रमिक वर्गीकरण जो समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है कि वर्गीकरण सारणियन का खालिस्तान है। तो इसका उत्तर है बी, आधार। यानी वर्ग सारणियन के लिए आधार प्रस्तुत करता है वर्गीकरण। पहले वर्गीकरण की प्रक्रिया होती है, उसके पश्चात ही हम उनको सारणी में प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 1, समंकों के वर्गीकरण से क्या आशय है? तो ध्यान रखना हमें कि वर्गीकरण का आशय कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संकलित समंकों को, जो हम आंकड़े एकत्रित करते हैं उनको संकलित भी कह सकते हैं, संकलित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों या उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत हम किसी अर्थशास्त्री की परिभाषा भी ले सकते हैं, जहाँ होरेस सैक्राइस्ट की भी परिभाषा उन्होंने कहा है कि
वर्गीकरण समूहों को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर क्रम या समूह में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबद्ध भागों में अलग अलग करने की रीति, यानी किसी खास विशेषता के आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो वो वर्गीकरण कहलाता है, उनको अलग अलग करते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुओं को वर्गीकृत करने में क्या लाभ हो सकता है? तो इसके अंतर्गत हमने जो वर्गीकरण के उद्देश्य देखे थे वो आ जाएंगे। जैसे पहला हमने देखा था कि तथ्यों को ये सरल बनाता है, फिर देखा था हमने कि वर्गीकरण के पश्चात हम आंकड़ों की आपस में तुलना कर सकते हैं, उनकी उपयुक्तता में भी वृद्धि हो जाती है। और हमने देखा था कि उस वैज्ञानिक आधार भी प्रस्तुत करता है, वर्गीकरण से आंकड़े जो है वो आकर्षक भी लगते हैं, तो ये वर्गीकरण के लाभ हो सकते हैं। फिर देखा था हमने कि चर क्या है, संतत तथा विविक्त चर में भेद कीजिए। तो चर के आधार पर हमने देखा, चर की विशेषता देखी थी या चर की परिभाषा देखी थी कि चर वे होते हैं जो किसी वस्तु या घटना के गुणों का मापन करते हैं। ये बीजगणितीय चिन्ह होते हैं जिनको कि हम मापन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसके आधार पर जैसे हमने देखा था व्यक्ति की आयु है, मान लो ऊंचाई है, भार है, जिनका कि मापन किया जा सकता है, वो कहलाते हैं चर, उनको हम जो कि बदलते हैं। वो संतत और विविक्त चर में भेद कीजिए। संतत जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, उनको हम कल्पित रूप से व्यक्त कर सकते हैं किसी भी इकाई में, लेकिन विविक्त चर जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, ये परिमित के उछाल के आधार पर ही बदलते हैं। थैंक यू।